प्यारे मित्रों, रीट 2025 27 या 28 फरवरी को आपके होने वाली आरंभ में एक और आपको अस्त्र मैं प्रदान करने जा रहा हूं दोस्तों। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आज का टॉपिक हमारा रहेगा दूसरा टॉपिक। कल मैंने आपको अभी प्रेरणा मोटिवेशन करवा लिया है। हो सकता है कल की क्लास लंबी चली गई, आज इतना नहीं जाएगा क्योंकि कल पहली क्लास थी हमारी। मैं आज आपके सामने और दूसरी आज टॉपिक रहेगा समायोजन या कुसंयोजन। मात्र 12 या 15 मिनट की क्लास में आपका हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूं। और ये मैं बता दूं कि रीट 2025 में यहाँ से एक प्रश्न आता है। मैं आपके सामने वे शॉर्ट्स एंड स्वीट नोट्स लेके आया हूं जहां से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। और आपको अगर यहां पर एक काम करना है, जिन छात्रों ने साइकोलॉजी पढ़ ली है अच्छी बात है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसमें जो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं ना मेरे, तो वो आप अपने नोट्स में उतार सकते हो। दूसरे यहां पर मैं 3 प्रकार के छात्रों की बात करूंगा। पहले तो जिनके शॉर्ट्स जिनके पढ़े हुए हैं उनको अपने नोट्स में कोई नई चीज मिले तो ऐड कर दीजिए। दूसरे जिनके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, रिवाइज करने के लिए जरूर ये क्लास आपकी 10-12 मिनट की फायदेमंद हो सकती है। और तीसरे वे छात्र, मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं छात्रों, आपके लिए 0 लेवल से शिखर तक पहुंचाने का कार्य मैं आपको 27-28 फरवरी तक कर दूंगा दोस्तों। साइकोलॉजी की क्लास आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। साइकोलॉजी आपको हमेशा अच्छी तरह से आपको आने लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। देखिए समायोजन या कुसंयोजन, बात दोनों अलग हैं, लेकिन मैंने ऊपर लिखा है, जरूरी नहीं है कि ये कुसंयोजन वाला ये है। ये मैंने हमेशा क्लास करने से पहले कहता हूं कि इस स्लाइड पर आप अपनी नजरें गड़े ही रखिएगा। इस स्लाइड पर अभी आपको नजर नहीं देनी, आपको इस स्लाइड पर दोस्तों नजरें बने ही रखिएगा। आज का टॉपिक सबसे बड़ी बात है कि जो है वो कॉन्सेप्टफुल है, मतलब समझने ज्यादा है और रटने वाला बहुत कम है। तो आप पूरे ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। मैं आपके थोड़ी देर में ये आपके मन मस्तिष्क में ये टॉपिक डालने की कोशिश करूंगा। देखिए समायोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। समायोजन यानी दैनिक जीवन में जो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में तालमेल बैठाता है उसको समायोजन कहते हैं दोस्तों। कैसे समायोजन कहता है दोस्तों, आप जैसे भी जीवन में जो भी काम करते हो वो अपने व्यवस्थित ढंग से करते हो दोस्तों। विभिन्न कोई भी आपके सामने परिस्थिति आ गई, नई परिस्थिति आ गई, उसके साथ तालमेल बैठाकर आप कार्य करते हो दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों समायोजन। किसी भी कार्य को दोस्तों आप जो है वो अगर सीधा और सरल भाषा में कहूँ तो ऊट पटांग ढंग से न करके व्यवस्थित काम करना ही समायोजन होता है दोस्तों। चलिए अब समायोजन की विशेषता कौन कौन सी है, कहां से प्रश्न आएगा, मैं आपको बताता रहूंगा दोस्तों। समायोजन की जो विशेषता क्या है दोस्तों, आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति में समायोजन होगा दोस्तों उसमें आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए दोस्तों। संतुलित व्यवहार होना चाहिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए। समायोजन के लिए दोस्तों दूसरों का सम्मान करना होना चाहिए। वहां पर समय जो है समायोजन अच्छी तरह से कार्य करता है दोस्तों। कार्यों के प्रति दायित्व का भाव होता है। परिस्थितियों का ज्ञान, अनुकूलन एवं नियंत्रण होता है दोस्तों। संवेगात्मक संतुलन, सामाजिक बर्ताव होता है दोस्तों। संतोषजनक संतुष्टिपूर्ण व्यवहार होता है दोस्तों। आत्म मूल्यांकन की योग्यता, समस्या समाधान का भाव, परिस्थितियों से संघर्ष करने का उत्साह और व्यवहार में लोचीलता, ये है दोस्तों जो व्यक्ति समायोजन करता है दोस्तों, समायोजित होता है, उसकी ये कुछ विशेषताएं। यहां से प्रश्न मुझे नहीं लगता है पूछा तो सर आप बताइए क्यों। बताना यूं है कि अब मैं समायोजन का अर्थ भी नहीं पूछा जाएगा मेरे अनुसार, लेकिन आपके मन जो मस्तिष्क होता है ना उसमें पृष्ठभूमि टॉपिक की तैयार बतानी होती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। प्रश्न अब आरंभ हो चुके हैं दोस्तों, यहां से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए एक शेपर नामक विद्वान है, इन्होंने क्या कहा समायोजन के बारे में। समायोजन जिसकी मदद से सभी जीवित प्राणी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बनाकर स्थापित कर देता है, वही दोस्तों समायोजन होता है दोस्तों। इनका सीधा ही सरल अर्थ वही है कि कोई भी कार्य करो, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, कोई भी कार्य करो, उसमें जो समायोजित तरह के सही ढंग से कार्य करना ही दोस्तों आपका समायोजन है। चलिए कुसंयोजन क्या है, इसका उल्टा कर दीजिए। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ गई, उसको आप सही ढंग से तालमेल बैठा ही नहीं पाते, आप उसको कवर ही, जैसे कि मान लो अब आपके सामने रीट 2025 की 27 फरवरी को एग्जाम है, अगर आपने सही ढंग से जो है पेपर दे दिया तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, समायोजित व्यवहार। सीधा जो सामान्य उदाहरण बता रहा हूं, अगर सही ढंग से आपने पेपर दे दिया तो हो गया दोस्तों ये आपका समायोजित व्यवहार, और अगर आपने सही ढंग से नहीं दिया तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कुसंयोजन व्यवहार, जिससे आपको क्या पड़ेगा, आपके पेपर में, आपके अंकों में फर्क पड़ेगा। ये है दोस्तों कुसंयोजन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समायोजन जीवन के लिए जरूरी है, कुसंयोजन जीवन के लिए जरूरी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इनमें वे कारक जो व्यक्ति को कुसंयोजन की ओर ले जाते हैं, यानी क्या किन कारणों की वजह से व्यक्ति जो है वो कुसंयोजित हो जाता है, सही तरह से कार्य नहीं करता है। पहला है तनाव। तनाव क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता, उस कार्य
का समय या दिन नजदीक आने पर तनाव जो है वो उत्पन्न होता है। सर हमें समझ में नहीं आया। चिंता मत कीजिए, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा। अब इसका अर्थ मैं समझाता हूं। यानी कोई भी कार्य आ गया, मान लो कि ये आपको मान लो कि शिक्षक ग्रेड 3 यानी जो रीट की परीक्षा आपके जो है वो आ गई 26 फरवरी को। अब जिन्होंने दोस्तों कोर्स समय पर पूरा किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो वो जैसे ही रीट परीक्षा नजदीक आएगी, जैसे कि 20 फरवरी 22 25 फरवरी, तो उनमें क्या होगा दोस्तों, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, कुसमझ की ओर ले जाएगा। यानी वो सही तरीके से पेपर अटेंड नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से परीक्षा नहीं दे पाएंगे, सही तरीके से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यही है दोस्तों आपका तनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की ओर। अब आपको एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए दूसरा है दबाव। दोस्तों दबाव क्या है दोस्तों, ये देखिए तनाव का उदाहरण, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तय समय पर तैयारी न करने पर परीक्षा के समय तनाव उत्पन्न होना। अब आपको रखना क्या याद है इसमें याद ये रखना है दोस्तों कि कुसंयोजन है दोस्तों। इसमें जो है वो पहला कारक है जो कुसंयोजन की ओर ले जाता है, वो है तनाव। तो तनाव में आपको ये उदाहरण लिखे हुए ना मैंने, जैसे जैसे ये आपको अपने माइंड और मस्तिष्क में याद रखना है। जैसे कि तनाव आया तो आपको याद रखना है कि हाँ, व्यक्ति को कार्य पूरा नहीं करता है, जैसे ही वो दिन नजदीक आता है तो उसको तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा समय पर तैयारी नहीं करता है तो धीरे धीरे उसको तनाव उत्पन्न हो जाता है। चलिए दूसरा है दबाव। दबाव क्या है दोस्तों, दबाव के बारे में मैं आपको बताता हूं कि दबाव क्या है दोस्तों। चलिए दबाव की ओर। दूसरा बिंदु कुसंयोजन का दबाव। व्यक्ति परिणामों के बारे में सोचता है दोस्तों। दो प्रकार का होता है दबाव दोस्तों। जब व्यक्ति सफलता के प्रयास बढ़ा देता है तो उसे सकारात्मक दबाव कहते हैं। व्यक्ति जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर जाता, दबाव ऊपर से हो जाता है, व्यक्ति के ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, और नकारात्मक दबाव होता है। कैसे, अब देखिए ये हो गया दबाव। अब मान लो मैं आपके उदाहरण पर ही देता हूं, दबाव किसे कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए आप जो है वो पढ़ाई कर रहे हो रीट की, अब आपको बैठे हो, आपके दिमाग में आ रहा है मेरा क्या होगा, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मैं रीट क्वालिफाई करूंगा कि नहीं करूंगा, सभी के आते हैं। तो मान लो ये आ गया तो आपके दूसरा मन मस्तिष्क में प्रश्न चलेगा कि मेरा नंबर आएगा, मैं अब क्या करूंगा, मैं रात दिन पढ़ूंगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया सकारात्मक दबाव। और अब यही उल्टी कंडीशन कैसे हो जाएगी दबाव की, कि आपको मेरा क्या होगा, मेरी परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, पढ़ भी नहीं पाता और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, इसलिए वो रीट में नंबर भी नहीं लाएगा। तो ये हो गया दबाव दोस्तों। पहला क्या हो गया हमारा तनाव। तनाव क्या है, जब परीक्षा कोई भी नजदीक आती है तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। दबाव क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति परिणाम के बारे में सोचता है। जैसे कि रीट परीक्षा आ गई, उसको अगर जो है वो ज्यादा एफर्ट करेगा, रात दिन ये कर देगा, तो वो हो गया उसका सकारात्मक, और नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो हो गया नकारात्मक। दो बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए तीसरा बिंदु क्या है, भग्नाशा या कुंठा। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों हर बार। व्यक्ति को सफल होने की उम्मीद अंतिम समय में आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता दोस्तों, और अपने भाग्य को दोष देने लगता है दोस्तों, वो होता है भग्नाशा या कुंठा। कैसे हो गया दोस्तों भग्नाशा या कुंठा, इसका अर्थ क्या है सामान्य, तो मैं आपको यही बताता हूं। जैसे मान लो किसी के जो है वो आरएस जो है एग्जाम दिया, उसके ऐसे नंबर आ रहे हैं, मान लो कि इस बार जो है पिछली मेरिट के अनुसार से मान लो 200 मेरिट रही उसकी, तो उस व्यक्ति के जो है वो 190 नंबर आ रहे थे, 190 नंबर आ रहे थे। उसको लगा कि पिछली कट ऑफ जो है वो 180 गई कट ऑफ, और इस बार मेरी 90 नंबर आ रहे हैं, यानी 10 नंबर मेरी इस बार कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो गई होगा। और अंतिम समय में होता ही है कि दोस्तों मेरिट 210 पर जाती है और उसका नंबर आता ही नहीं है। तो उस व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों, भग्नाशा यानी कुंठा हो जाती है, और फिर वो अपने आप को दोष देता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरा क्या होगा, मैंने इतना परिश्रम किया, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, मैंने पढ़ाई की। तो ये उसमें जो है दोस्तों भाग्य को दोष देने हो जाएगा कि मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं है दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों कुसंयोजित की ओर ले जाता है। पहला हमने पढ़ा तनाव, दूसरा पढ़ा दबाव, और तीसरा हो गया भग्नाशा या कुंठा। चलिए चौथे की ओर बढ़ते हैं, दुश्चिंता। ये क्या है दोस्तों, दुश्चिंता या एंजाइटी। चिंताग्रस्त आने पर दोस्तों, चिंताग्रस्त हो जाते हैं वो, अपने आप को जो है वो उसे अपने आप हो जाती है चिंता, और उसमें हमें व्यक्ति अपने खुद से भी डरता है दोस्तों। दुश्चिंता किसे कहते हैं दोस्तों, हर व्यक्ति को चिंता रहती है, और वो जो है चिंता उसके परमानेंट रहती है, और उस समय उसको क्या लगता है दोस्तों, खुद से भी डर लगता है दोस्तों। क्या होता है, खुद से भी डर लगता है। तो दुश्चिंता याद रख लीजिएगा। अब होता है पांचवा और अंतिम, कुसंयोजित के 5 कारण है दोस्तों। पहला है तनाव, दूसरा है दबाव, तीसरा आपका रहेगा जो है बिल्कुल, और चौथा रहेगा दुश्चिंता, और 5वां रहेगा द्वंद्व। बिल्कुल आप
सटीक नजीर बने रहेगा। आपका तीसरा रहेगा भग्नाशय या कुंठा। अब द्वंद्व क्या होता है सर? द्वंद्व के बारे में मैं आपको कहता हूं, एक ही समय व्यक्ति के सामने दो अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उचित समय में व्यक्ति उचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है, उसे मानसिक संघर्ष कहते हैं। सर सामान्य अर्थ में बता दीजिए द्वंद्व क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है वो इस समय दो परीक्षा आई है, एक आ गई है रीट की परीक्षा और एक समय इसी समय मान लो कि फर्स्ट ग्रेड की आपको तैयारी करनी है जो कि जून में एग्जाम है। अब मान लो आपका सिलेक्शन एक में भी होगा, दोनों में समय कम है, तो आप दोनों में से तय नहीं कर पा रहे हो कि मैं रीट दे रहा हूं या फर्स्ट ग्रेड दे रहा हूं। दोनों के दोस्तों आपके द्वंद्व की पैदा स्थिति हो गई। आप इस समय निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मैं किसके एग्जाम की तैयारी करूं। यह आपका क्या हो गया? मानसिक जो है वो द्वंद्व। ऐसे ही लिखा हुआ है दोस्तों, एक ही समय में व्यक्ति के सामने दो अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, उसी समय में व्यक्ति उचित निर्णय नहीं ले पाता, उसे मानसिक संघर्ष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 5 कारण बता दिए कुसंयोजन के। पहला है तनाव, दूसरा है दबाव, तीसरा है भग्नाशय या कुंठा, चौथा है दुश्चिंता और 5वां है द्वंद्व। एग्जाम में याद रखिएगा 500 कुसंयोजित की ओर ले जाने वाले, यहां से प्रश्न हर बार बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्ट लेविन के द्वारा द्वंद्व के कितने प्रकार हैं दोस्तों? कुर्ट लेविन के अनुसार द्वंद्व के 4 प्रकार है दोस्तों। उपगम, इसको पद्धति भी कहते हैं, और दूसरा है परियार या इसे वर्जन कहते हैं दोस्तों। यानी आप ये मान लीजिए कि उपगम यानी सकारात्मक निर्णय होते हैं, सकारात्मक बातें होती हैं दोस्तों, उसको कहते हैं उपगम, और पद्धति भी उसी को कहा जाता है। और दूसरा है परियार या वर्जन। अब उपगम क्या होता है दोस्तों? एक ही समय में दो सकारात्मक व्यक्ति के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं या परिणाम उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, उसे उपगम या पद्धति कहते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पर पटवार व कांस्टेबल में दोस्तों, उसका एक व्यक्ति का मान लीजिए पटवार और कांस्टेबल दोनों में चयन हो गया। अब वो तय नहीं कर पा रहा है दोस्तों कि वो कौन सी नौकरी चुने। ये क्या है दोस्तों? उपगम इसका उदाहरण है कुर्ट लेविन के अनुसार। अब दूसरा है परियार या वर्जन यानी नकारात्मक उस परिस्थितियां उत्पन्न होगी दो, जैसे इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। ये क्या हो गई? व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक। तो आपको माइंड में क्लियर याद रखिएगा कि कुर्ट लेविन ने कितने द्वंद्व के प्रकार बताए? 4 प्रकार। पहला कौन सा? उपगम यानी दो जो है वो पॉजिटिव या दो सकारात्मक परिस्थितियां होगी। परियार या वर्जन यानी दो नकारात्मक, यानी इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। चलिए तीसरा उपगम या परियार, इसमें क्या होता है? उपगम परियार यानी सकारात्मक और नकारात्मक, पद्धति या वर्जन, बात वही है, सेम ही है। तो देखिए व्यक्ति खुद को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो जाता है इस समय व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक। कैसे सर? उदाहरण बताइए। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे कक्षा में टॉप करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो इतना पढ़ ही नहीं पाता। तो वह व्यक्ति पहले तो क्या हुआ दोस्तों? सकारात्मक हुआ, फिर पढ़ भी नहीं सकता, तो ये क्या हुआ? नकारात्मक हुआ। तो उपगम परियार का ये उदाहरण है। अब चौथा क्या है दोस्तों? बहु उपगम यानी बहुत सारी सकारात्मक और फिर परियार यानी एक जो है वो नेगेटिव। इसके बारे में क्या करेंगे? चलिए इसको समझते हैं। एक ही समय में दोस्तों बहुत सारे अवसर में निर्णय नहीं ले पाता। कैसे? जैसे कि एक ही समय में व्यक्ति के पास भिन्न प्रकार की भर्तियों के अवसर आने पर प्रतियोगी किसी एक भर्ती के लिए निर्णय नहीं ले पाता। जैसे कि मान लीजिए अब चतुर्थ श्रेणी आई, रीट की आई, फर्स्ट ग्रेड की आई, आरएस जो है वो मेंस के लिए आ गया। तो इनमें से आप तय नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, तय नहीं कर पा रहे हो कि आप किसका निर्णय ले रहे हो, किसकी तैयारी करोगे। तो ये क्या है? बहु उपगम या परियार या बहुत वर्जन पद्धति। ठीक है, आगे बात करते हैं समायोजन के उपाय या समायोजन तंत्र। पहले अब प्रश्न कैसे बनेंगे मैं पुनः बता देता हूं आपको। प्रश्न कैसे बनेंगे, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। प्रश्न कैसे बनेंगे, सबसे महत्वपूर्ण हमारा यही है कि प्रश्न सर बता दीजिए कैसे बनेगा। कुसंयोजन के 5 हैं, आपको याद रहना होगा। पहला तनाव, दूसरा दबाव, तीसरा भग्नाशय या कुंठा, चौथा आपका रहेगा दुश्चिंता और 5वां रहेगा आपका द्वंद्व। इसके अंदर वाला मैटर भी आपको उदाहरण सहित याद रखना है। जैसे भग्नाशय मैंने कहा था आपको कि जो व्यक्ति समय जो है उसको लगेगा कट ऑफ है, आपका आ सकता है, संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार अपने भाग्य को दोष देता है। दुश्चिंता चिंता रहती है। द्वंद्व एक ही समय दो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। द्वंद्व कुर्ट लेविन की 4 ये आपको याद रहनी है। उपगम और परियार, फिर उपगम परियार या बहु उपगम परियार। फिर समायोजन तंत्र के उपाय आपको पूछे जाएंगे, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नजरें गड़िए रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समायोजन के उपाय या समायोजन तंत्र। पहला है दोस्तों प्रत्यक्ष उपाय, इसके 4 उपाय हैं दोस्तों। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष, तीसरा है आक्रामक और चौथा है क्षतिपूर्ति। और चारों में से हम पहला पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रत्यक्ष उपाय।
किसे कहते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष उपाय। मैं क्लास में समय ले रहा हूं, इसका कारण यही है कि आपको समझा रहा हूं। बाकी ये 5 मिनट का टॉपिक है, मैं आपको जो है वो रटा के जा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से कॉन्सेप्टफुल प्रश्न आते हैं, तो आपको यहाँ पर धैर्य बना के समझना जरूरी है दोस्तों। और आपके लिए विशेष बात कि मैं शाम को जो है वो इस टॉपिक से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं वहाँ की एक प्रश्न जो है एनालिसिस करके, मैं जो रीट पूर्व के एग्जाम के प्रश्न आए, कल के अभिप्रेरणा वाले टॉपिक और आज के समायोजन और कुसंयोजन वाले टॉपिक में से मैं जो पिछले रीट में पेपर में क्वेश्चन आया वो मैं एक क्लास लाऊंगा, जिसमें 5-6 सैंपल प्रतिरूप मॉडल या नमूने के रूप में वे प्रश्न होंगे जो रीट पूर्व में एग्जाम में आ चुके हैं। आपको बस किस प्रकार अटेंड करने हैं और हमारी सामग्री से किस प्रकार प्रश्न जो है वो उठते हैं वो मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि साइकोलॉजी में प्रश्न आखिर हल कैसे करने हैं वहां पर रीट मेंस जो प्री एग्जाम में। चलिए, समायोजन के उपाय या समायोजन तंत्र किसे कहते हैं प्रत्यक्ष उपाय। पहला है बाधा निवारण। बाधा निवारण क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति के कार्यों में बाधा आ जाती है, उसे दोस्तों बाधा निवारण कहते हैं। कैसे, अब इसका कैसे सर, छोटे बादलों को दोस्तों नजर लगने से हम क्या करते हैं, टीकी लगा देते हैं, तो नजर लग जाती है, ये क्या आ जाती है दोस्तों हमारे सामने बाधा, और टीका लगा देते हैं तब क्या हो जाता है, हमें संतुष्टि हो जाती है कि हाँ अब इसकी नजर नहीं लगेगी। तो पहला कौन सा है दोस्तों, बाधा निवारण। चलिए अगला कौन सा है दोस्तों, मार्ग परिवर्तन। क्या है दोस्तों, मार्ग परिवर्तन, यानी एक व्यक्ति जो है वो कार्य में सफल नहीं होता तो दूसरे कार्य में दूसरे तरीके से जो दोस्तों सफल हो जाता है और खुद को संतोष प्राप्त कर देता है। कैसे सर, जैसे कि मान लो स्वास्थ्य से सफल जो है, जैसे मार्ग परिवर्तन, यानी कोई आदमी पढ़ रहा है और वो अपने पढ़ने से दोस्तों क्या है, लगातार पढ़ रहा है, अपने नोट्स पढ़ रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा है, परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा व्यक्ति दोस्तों, किसी मार्गदर्शक किसी गुरु के पास जाएगा कि सर मैं तो मेरे प्रयास से जो है एग्जाम दे रहा हूँ, हर बार पास नहीं हो रहा हूँ, आप बताइए कौन सी गाइड पढ़ूँ, कौन सी किताबें पढ़ूँ। वो उस पर निर्भर हो जाता है और जो गुरु बताता है, जो उसका मार्गदर्शक बताता है दोस्तों, वो फॉलो करता है और सफल हो जाता है, तो संतोष प्राप्त कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, उसने मार्ग परिवर्तन किया, पहले खुद पढ़ता था, फिर गुरु का या अपने मार्गदर्शक का कहना मान के जो है वो संतोष प्राप्त कर दिया। ये हो गया दोस्तों मार्ग परिवर्तन। पहला है दोस्तों प्रत्यक्ष उपाय में मैंने कहा कि समायोजन में कौन सा, बाधा निवारण, यानी छोटा बच्चे को नजर लगाने के लिए टीका के रूप में जो है वो बाधा निवारण के रूप में उपाय लेते हैं काम। दूसरा है मार्ग परिवर्तन हो गया। अब तीसरा है दोस्तों लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य प्रतिस्थापन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति दोस्तों बड़ा लक्ष्य लेकर प्रयास करता है और असफल हो जाता है, फिर उसी प्रकृति का छोटा लक्ष्य लेकर संतुष्टि प्राप्त कर देता है। कैसे होता है दोस्तों लक्ष्य परिवर्तन, यानी कि कोई आदमी दोस्तों आईएएस की परीक्षा दे रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसी की जैसी नौकरी कौन सी है दोस्तों, आरएस की, तो वो क्या करता है, आरएस बार बार प्रयास देता है आईएएस का, तो वो सफल नहीं होता, तो उसी प्रकार वो आरएस बनना जो है वो आरएस की एग्जाम देता है और आरएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर संतोष प्राप्त कर देता है कि कोई बात नहीं, आरएस ही सही, आईएएस बना या नहीं बना, आरएस बन गया तो कोई बात नहीं। चलिए अगला है स्वतः निष्कर्ष या निर्णय लेना। यदि द्वंद्व की स्थिति एक ही परिस्थिति में दोस्तों जो है उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति द्वंद्व की स्थिति में एक परिस्थिति के लिए निर्णय नहीं ले पाता। कैसे कि दो भर्तियां परीक्षाएं आ गई हैं दोस्तों, दो परीक्षाएं आ चुकी हैं, उसमें सफल होने के लिए उसे अपनाने का प्रयास करता है जिसे वो सरलता रहे। कैसे, जैसे कि आपके सामने दोस्तों रीट की आ गई और सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई। अब आपको पता है कि मुझे मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी जो है वो पावर क्या है, मैं किस में पास हो सकता हूं, तो आप सोचोगे रीट, तो ये रीट का निर्णय लेना, ये दोनों में से दोस्तों क्या हो गया आपका, निष्कर्ष या निर्णय। दूसरा है दोस्तों प्रत्यक्ष उपाय, ये अगली क्लास में मैं आपको लेके आऊंगा प्रत्यक्ष उपाय। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, हमने कुछ समायोजन पढ़ा, समायोजन परिस्थितियों के तालमेल, समायोजन की विशेषता पढ़ दी, फिर हमने कुछ समायोजन के 5 कारण पढ़े, तनाव, दबाव, भग्नाशा, कुंठा, दुश्चिंता और आपका द्वंद्व रहेगा। फिर हमने प्रत्यक्ष उपाय पढ़े, कुर्ट लेविन के 4 पढ़े दोस्तों हमने, जैसे कि उपगम, उपगम, परियार, परियार, उपगम, परियार और फिर बहु उपगम, परियार। और फिर हमने पढ़ा प्रत्यक्ष समायोजन तंत्र या समायोजन के उपाय कौन कौन से हैं, तो 4 पढ़े। पहला है बाधा निवारण, दूसरा है मार्ग परिवर्तन, तीसरा आपका रहेगा दोस्तों कौन सा, तीसरा आपका रहेगा लक्ष्य प्रतिस्थापन और चौथा है निष्कर्ष या निर्णय लेना। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।